बैक टू माई चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर मैं आज लेकर के आई हूँ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर भी नहीं है, यही ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है जून 2024 में, जो कि निरस्त पेपर से यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं जो आजकल ट्रेंड में हैं, जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। आजकल एक छोटे से छोटा क्वेश्चन भले ही को क्या है कि थोड़ा सा टफ बना दिया जाता है। इस प्रकार के ऑप्शन देकर के इन विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब कोई चार में से एक ऑप्शन सीधा सीधा आपको देखने को अब नहीं मिलता, बहुत कम ऐसा चांस रहते हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बल्कि ABC, ABC, ABD इस तरह के जो ऑप्शन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं अब लेकर के आऊँगी। फर्स्ट पेपर है हमारा, उसके अब PYQ ही हम करेंगे पेपर तक। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्न किस हेतु स्पष्टता की आवश्यकता होती है। ये जून 2024 में ही पूछा गया था क्वेश्चन। कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्न में से किस किस हेतु स्पष्टता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, देखो जो यूजीसी का पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पूछता है। बाइलिंगुअल आता है पेपर, आपको जिसमें सुविधा हो आप उसमें पेपर दे सकते हैं, ठीक है। जो हिंदी सब्जेक्ट है वो केवल हिंदी में मिलता है। तो यहाँ पर किस किस हेतु स्पष्टता की आवश्यकता होती है। इंस्ट्रक्शनल मैसेज यानी कि अनुदेशन संदेश, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स पाठ्यक्रम उद्देश्य, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसेस प्रौद्योगिकीय सक्षमताएं, एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स विफलताओं के अब, इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस यानी कि संस्थागत अकर्मण्यता। तो यहाँ से आपको इसके ऑप्शन छांटने हैं, कौन कौन सा इसमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ए हमारा ऑप्शन है जो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ए भी यहाँ पर, ठीक है, A, B और C। अब हम देख लेते हैं ABC में क्या दिया हुआ है। ए यानी कि अनुदेशन संदेश, ठीक है, अनुदेशन संदेश, इंस्ट्रक्शनल मैसेज, ये कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए ज़रूरत है इनकी। कोर्स ऑब्जेक्टिव पाठ्यक्रम उद्देश्य होना चाहिए, और प्रौद्योगिकीय सक्षमताएं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज ये जरूरी है। विफलताओं के अनुभव कोई ज़रूरी नहीं है। संस्थागत सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक्नॉलेजमेंट अभिस्वीकृति, रिसर्च मेथड्स शोध विधियाँ, डिस्कशन विचार विमर्श, लिटरेचर रिव्यू यानी कि साहित्य समीक्षा, और नीचे दिए गए जो विकल्प हैं इस तरह का ही आजकल ट्रेंड चल रहा है। सही उत्तर का चयन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसी तरह से कठिन पेपर बनाया जाता है, और यूजीसी में चाहे आपका सब्जेक्ट हो और चाहे ये पेपर फर्स्ट हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए वहाँ पर ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो आप इसी तरह से तैयारी भी अपनी करें। शोध निबंध के निम्न अनुभागों को सही क्रम में आपको लगाना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। तो ये है डी ऑप्शन, हालांकि डी ऑप्शन हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है ADBC, ठीक है। ए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ADB और C। तो यहाँ पे देखते हैं ए सबसे पहले क्या आएगा, अभिस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट, ये शोध निबंध के अनुभाग हैं, ठीक है। और इसके बाद आएगा डी साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू, और फिर आता है बी रिसर्च मेथड्स, ठीक है, शोध विधियाँ, और फिर आता है डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जून में इस तरह के क्वेश्चन है जो आए थे। नेक्स्ट
यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर यहाँ पर है आपका बी दे रखा है CEABD। सी यानी कि SNDT की जो स्थापना है वो कब हुई थी उसको हम देख लेते हैं। ये हुई है 1916 के अंदर, ठीक है, 1916 के अंदर हुई है। इसके बाद आता है हमारा सी के बाद ई यानी कि पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, एक साल बाद, ठीक है, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी के एक बिल्कुल राइट ऑप्शन पता होना चाहिए। कौन संरचनात्मक प्रेक्षण में प्रतिचयन उपागम की ओर संकेत करता है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी प्रतिचयनित व्यक्ति का एक निर्धारित समय अवधि के लिए प्रेक्षण किया जाता है। फोकस प्रतिचयन, हिमकंदोक यानी कि स्नोबॉल प्रतिचयन, स्व उद्देश्य प्रतिचयन या समूह प्रतिचयन। तो बिल्कुल इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्लस्टर सैंपलिंग यानी कि समूह प्रतिचयन, ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जनसंचार की कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं। तो जनसंचार की कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं देखते हैं यहाँ पर। होमोजीनियस ऑडियंस यानी कि सजातीय श्रोता, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज सोर्स, स्रोत के रूप में पेशेवर संचार, इमीडिएट फीडबैक, तत्काल प्रतिपुष्टि, यूज ऑफ ए मीडियम माध्यम का उपयोग, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज संदेशों का त्वरित प्रेषण। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, विकल्प का चयन करना है। तो बताइए जनसंचार की कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं इसमें से। तो स्रोत के रूप में पेशेवर संचार, माध्यम का उपयोग तो बिल्कुल है, ये भी है। सजातीय श्रोता इसके अंदर नहीं आता। स्रोत के रूप में पेशेवर संचार है और माध्यम का उपयोग, और इसके बाद है रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज यानी कि संदेशों का त्वरित प्रेषण, त्वरित यानी कि तत्काल, ठीक है। तो बी डी ई देख लेते हैं किसमें हमारा BDE, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, BDE। स्रोत के रूप में पेशेवर संचार, माध्यम का उपयोग, संदेशों का त्वरित प्रेषण, तत्काल प्रतिपुष्टि मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है, और सजातीय श्रोता हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये किसके रूप में काम करती हैं, जनसंचार की विशेषताएं यही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन निम्न में से किस प्रक्रिया में सन्निहित है। बौद्ध विचारधारा की बात हो रही है। बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन किस प्रक्रिया में सन्निहित है। शक्ति संबंध, धार्मिक परिवर्तन, शाब्दिक संचार, राजनीतिकरण। बताइए बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन किस प्रक्रिया के सन्निहित का मतलब होता है किसके ज़्यादा क्या है, नज़दीक है, ठीक है। तो ये है वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संचार, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, शाब्दिक संचार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कोई भी बिल्ली गैर विडाल नहीं है के समतुल्य है।
कोई भी बिल्ली गैर बिडाल नहीं है, ये किसके समतुल्य है बताइए। कोई भी बिडाल बिल्लियां नहीं है, सभी गैर बिल्लियां बिडाल हैं, सभी बिल्लियां बिडाल हैं, या सभी बिडाल बिल्लियां हैं। कौन सा कथन है इसमें से कोई भी बिल्ली गैर बिडाल नहीं है, इसके समान कौन सा कथन है जो हमारा कौन सा ऑप्शन है जो इससे रिलेट कर रहा है। तो इसमें देखिए कोई भी बिल्ली गैर बिडाल नहीं है, इसका मतलब सभी बिल्ली क्या है, बिडाल हैं, है ना। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इजी सा क्वेश्चन है ये, है ना, इसका हर कोई आइडिया लगा लेगा। सभी बिल्लियां इसका मतलब बिडाल हैं, अगर गैर बिडाल नहीं है तो। ये थोड़ा सा माइंड के भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनको आपको, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग तर्क संगत वगैरह इस टाइप के हैं। निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये यहाँ पर आपका मैथ का क्वेश्चन है। निम्न भिन्नों को आपको जो ये भिन्न दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखे हैं, वो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने हैं। बढ़ते क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको लगाना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये 14/17 11 है। मतलब इसको कैसे लगाते हैं आप देखो, इसका जो तरीका होता है ना, सीधा सीधा अगर आपको तरीका करना है बिल्कुल पारंपरिक, तो यही है कि आप इसको इससे क्या करना देना है, डिवाइड कर देना है ना। मुझे मैथ थोड़ा ज़्यादा आती तो नहीं है ना, लेकिन इसका सीधा से यही तरीका है कि आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं, एक इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है। और बाकी अगर इसमें टाइम लगता है तो थोड़ा आप फ्रैक्शन को भी देख सकते हैं, जैसे कि इसमें देखो 14/17 है, और ये 11/13 है, 7/9 है, और 16 अपॉन क्या है 19 है। तो इनका जो बढ़ता क्रम है, बढ़ते क्रम में सीधा सीधा यही है, सबसे छोटा है। जो न्यूमरेटर जिसका छोटा होता है ना, वही छोटा होता है, और न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो बड़ा है, ठीक है। यहाँ से भी आप आइडिया, इसका बिल्कुल सिंपल तरीका यही है। अगर आप इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको सारे न्यूमरेटर एक जैसे दे रखे हैं, लाइक्ड फ्रैक्शन होता है एक तरीके का, मैं सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। मान लीजिए जैसे ये आपको ये छोटा दे रखा है, ठीक है। ये इसके बाद आएगा कौन सा 11/13, और फिर इसके बाद आएगा 14/17, और फिर इसके बाद में आएगा 16/19। क्यों, इनका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाली जो संख्या होती है, ठीक है, और ये डेनोमिनेटर होता है जो कि नीचे होता है, ठीक है। इनको हमें नहीं देखना है। अगर न्यूमरेटर हमारे सेम दे रखे हैं तब हम डेनोमिनेटर पे जाएंगे। अगर न्यूमरेटर हमारा डिफरेंट है तो बिल्कुल ईजी है, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा ही रहेगा, और जो उससे बड़ा है वो उससे बड़ा ही है। वन मिनट, ये थोड़ा सा कोई नहीं। यहाँ पे निम्न भिन्नों को देखो बढ़ते क्रम में लगाना है, तो सीधा सा है, आप यहाँ से इसको ना भाई डिवाइड करके ही दिखाया गया है। और इसका जो ऑप्शन है ना, वो हमारा कितना आ रहा है, ये जो तरीका है ना, छोटी क्लास के बच्चों के लिए है, तो आप इस पे ध्यान ना दीजिए। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा इसका, उसको देखते हैं हम। वन मिनट, इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, ठीक है। कौन सा है, बी है, बी, यानी कि सी हमारा सबसे बिल्कुल क्या है, ये छोटा है 7/9, और इसके बाद हमारा ए दे रखा है, ए में हमारा कौन सा है 14 वाला है, और फिर डी है 16/19, और फिर कौन सा है, ये बिल्कुल डिवाइड करके जो ऑप्शन आता है ना, देखो जो पारंपरिक तरीका है ना वही अपना लीजिए, वो बहुत ही ईजी है। और इसके अलावा आप थोड़ा मैथ की जो यूनिट है वो भाई कहीं से अच्छे से मतलब पढ़ लेना, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर हो। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपका मैथ वीक है मेरी तरह, तो क्या है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा लेना, फिर आपके लिए ये तरीका सही है कि आप इनको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके देख लीजिए। एक जो मतलब एक डिजिट आएगी डिवाइड की, उसी में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका बिल्कुल करेक्ट है। वो जो मैं सोच रही थी वो कुछ थोड़ा सा अलग था। जिनका मैथ कमज़ोर है वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसको छोड़ दें, क्योंकि छोड़ेंगे तो आप जेआरएफ तो नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए सारी यूनिट ही बहुत ही कंपलसरी हैं। लेकिन आप पीवाईक्यू कर लेना, और साथ में कोई एक क्लास कहीं से भी जहाँ से आपको मिल सकती है, जहाँ से आप पढ़ना चाहें, जैसे भी बुक से या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आप उसको ज़रूर कर लेना डीआई वगैरह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी से संबंधित निम्नलिखित का निम्न संख्या से उच्च के क्रम में सही अनुक्रम क्या है। निम्न संख्या से उच्च के क्रम में आपको ये लगाना है। तो यहाँ पर बताइए निम्न, इसमें भी आपको विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। इसमें दे क्या रखा है, सतत विकास लक्ष्य में प्रकाशनों की संख्या, ध्येय यानी कि गोल की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ टारगेट्स यानी कि लक्ष्यों की संख्या, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स यानी कि संकेतकों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिकेटर संकेतकों की संख्या, इनको आपको क्या करना है, निम्न संख्या से उच्च के क्रम में लगाना है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो है सी, और सी में क्या दे रखा है, बी सी डी ए, बी सी डी ए, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और बी में कौन सा है, ध्येय यानी कि गोल की संख्या, नंबर ऑफ गोल्स हमारा सबसे पहले है, इसके बाद नंबर ऑफ टारगेट्स। एसडीजी का सही अनुक्रम आपसे पूछ रहा है, तो एसडीजी में सबसे पहले गोल्स की संख्या, फिर नंबर ऑफ टारगेट्स यानी कि लक्ष्यों की संख्या, इसके बाद आता है नंबर ऑफ इंडिकेटर्स संकेतकों की संख्या, और प्रकाशनों की संख्या सबसे लास्ट में आती है। ठीक है, ये एसडीजी के सही अनुक्रम है। आप बहुत ज़्यादा देखो, आप इसका रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जब भी ये चीज़ आपके माइंड में बैठ सकती हैं, तभी आप कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी ढील मत दीजिए, क्योंकि अभी तक फॉर्म नहीं निकला है, तो बच्चे अभी तक इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं पढ़ाई में। बहुत को नहीं पता है कि नेट वगैरह करना है, और जब फॉर्म निकलते हैं तब वो इधर उधर भागते हैं। तो जो भी नेट क्लियर करना चाहते हैं वो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहें, फॉर्म जरूर निकलेगा, पेपर भी जरूर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वयं पाठ्यक्रमों हेतु नियुक्त किए गए राष्ट्रीय समन्वयक हैं। तो इनमें से कौन स्वयं पाठ्यक्रमों के लिए नियुक्त किए गए राष्ट्रीय समन्वयक हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर, IIMB। इसके बाद है प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, NPTEL, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी याद रख लेना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS का नाम बहुत सुना होगा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, NIOS बोलते हैं इनको। ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, BITE, अध्यापक शिक्षा संबंधी ब्लॉक संस्थान। तो इनमें से कौन से हैं जो स्वयं पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त किए गए राष्ट्रीय समन्वयक हैं, यानी कि उनको नियुक्त किया गया है किसके लिए, स्वयं पाठ्यक्रम के लिए। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा। आगे आपको विकल्प भी दे रखे हैं। इसमें शायद एक और ऑप्शन है यहाँ पे आपका, ये रहा, शैक्षिक संप्रेषण हेतु संघ, CEC। ठीक है, ये भी इसमें दे रखा है, शैक्षिक संप्रेषण हेतु संघ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ABC और E, ABC और E भी है, लेकिन इसमें D नहीं है। अब D में देख लेते हैं D कौन सा है जो कि नहीं है। D, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, BITE, ये इसके अंदर नहीं है।
बाकी के सारे जो है वो किसके समन्वय के रूप में नियुक्त किए गए हैं? स्वयं पाठ्यक्रम के लिए। ठीक है, ये याद रख लेना। इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIMB बेंगलोर वाला किया गया है। प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम NPTEL ये भी है, और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान यानी कि NIOS ये भी है, और इसके अलावा शैक्षिक संप्रेषण हेतु संघ CEC ये भी है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये थोड़े से देखो लॉन्ग होते हैं क्वेश्चन, इनमें टाइम भी लगता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, है ना। जब मैंने भी बनाया हुआ है तो आप भी बना के रखें। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही हैं? सत्यता और असत्यता वैश्विक प्रतिज्ञप्तियों के क्या हैं? गुण हैं। वैधता कभी भी स्वयं से किसी एकल प्रतिज्ञप्ति के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। वैध युक्ति में इसके सभी आधार वाक्यों का सत्य होना आवश्यक है। किसी वैध निगमनात्मक युक्ति में सभी आधार वाक्य सत्य एवं निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपको विकल्प दिए हुए हैं। देखो, ये बिल्कुल कठिन क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही बनाया जाता है, थोड़े लॉन्ग उनको दे करके, ऑप्शंस को और विकल्प दे करके। तो यहाँ पर यहाँ पे देखें आप कौन सा हमारा जो करेक्ट है, तो ये सी हमारा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, A, C और D। अब देखते हैं ए में क्या है। सत्यता और असत्यता वैश्विक प्रतिज्ञप्तियों के गुण हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और सी में क्या है? बी इसमें नहीं आ रहा है। सी में है वैध युक्ति में इसके सभी आधार वाक्यों का सत्य होना आवश्यक है। और डी में है किसी वैध निगमनात्मक युक्ति में सभी आधार वाक्य सत्य एवं निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता है। तो ये जो कथन है वो तीनों के तीनों क्या हैं? करेक्ट हैं। आप अच्छे से इसको, अगर बोलने से समझ में नहीं आ रहा तो आप पॉज करके इसको पढ़ लेना ढंग से, क्योंकि ये बड़े होते हैं थोड़े से क्वेश्चन। सूची 1 के साथ सूची 2 का आपको मिलान करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जल जनित बीमारी क्या है? मलेरिया दे रखा है आगे। प्रदूषित जल के अंतर्ग्रहण के कारण, यानी कि प्रदूषित जल को पीने से जो बीमारियां होती हैं वो कौन सी है? जल सावित बीमारियां, सिस्टोमाइसिस, स्वच्छ जल की कमी के कारण। ठीक है, स्वच्छ जल की कमी के कारण। और नेक्स्ट है हमारा जल आधारित बीमारियां, आंत्रज्वर, टाइफाइड, प्रदूषित जल के संपर्क में आने के कारण। और जल संबंधित बीमारियां, ट्रैकोमा, प्रदूषित जल में बीमारी कारक परजीवी के रहने के कारण। आपको मिलान करना है, इनका मिलान करके ही देखना है। तो मैं सीधा सीधा आपको बता देती हूँ। देखो, जल जनित जो बीमारी होती है वो होती है आंत्रज्वर यानी कि टाइफाइड। आपने देखा होगा जब हम प्रदूषित जल पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, हालांकि हमें देखने में वो स्वच्छ लगता है लेकिन वो स्वच्छ होता नहीं है, तो उससे क्या होता है? टाइफाइड होता है। कौन सी बीमारी होती है? सॉरी, इससे होती है भाई टाइफाइड। ठीक है, ये मैं यहीं पे लिख देती हूँ। टाइफाइड होती है प्रदूषित जल के अंतर्ग्रहण के कारण। तो इससे सभी बचें। जल सावित बीमारियां, ये कौन सी होती हैं? इससे ट्रैकोमा। ठीक है, इसके द्वारा जल सावित जो होती हैं बीमारियां, इससे स्वच्छ जल की कमी के कारण कौन सी बीमारियां होती हैं? तो ये होती है ट्रैकोमा। आगे दिया हुआ है डी में, वो हम बाद में मिला लेंगे, मैं आपको सीधा सीधा ऑप्शन बता देती हूँ। ठीक है, इसके बाद जल आधारित बीमारियां कौन सी होती हैं? सिस्टोमाइसिस। ठीक है, सिस्टोमाइसिस ये होती हैं जल आधारित बीमारियां। यहाँ पे मिला लेना इसको, सिस्टोमाइसिस। वैसे सुन लेना ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। और जल संबंधित बीमारियां, प्रदूषित जल में बीमारी कारक परजीवी के रहने के कारण। तो कौन सा होता है? ये मलेरिया रोग होता है। वैसे मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ऐसा बोला जाता है ना। बोला क्या जाता है, मतलब होता ही है, यही कहते हैं। लेकिन ये कभी कभी क्या है, प्रदूषित जल में बीमारी कारक जब परजीवी रह जाते हैं या फिर मच्छर वगैरह उसमें भी तो पैदा होते हैं, तो उनके कारण भी ये बीमारी हो सकती है, ऐसा इसमें बोला गया है, ये पूछा गया है ना। ध्यान देना, ये सारी जल से ही संबंधित हैं ये बीमारियां। तो प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड होता है। ए के साथ में आपको कौन सा मैच करना है? सी, है ना। ए के साथ में सी मैच करना है। और जल सावित बीमारियां यानी कि ट्रैकोमा, डी, सी, डी। हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? सी, डी। और इसके बाद जल आधारित बीमारियां, सिस्टोमाइसिस यानी कि बी। और यहाँ पे आएगा ए। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है।
CDBS में सेकंड यानी कि थर्ड हमारा दोनों में दे रखा है, इसमें भी फोर्थ दे रखा है। देखो आपको एक और चीज़ बता देती हूँ मैं, UGC नेट का पेपर कठिन लगता ज़रूर है लेकिन उसके ऑप्शन बहुत ईजी होते हैं, है ना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। यहाँ पे भी थर्ड दे रखा है, यहाँ पे भी थर्ड दे रखा है, अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है ना तो 100% आप कर ले जाएंगे। यहाँ पे फोर्थ दे रखा है, यहाँ पे फोर्थ दे रखा है, अब इन दोनों में कन्फ्यूजन दे दिया है इन्होंने आगे, है ना। तो एक आध तो ऐसा पता भी होता है। तो सी में क्या है, फर्स्ट है, नहीं हमारा यहाँ पे बी आना चाहिए था सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँगी किसी दिन, मैंने 2023 का पेपर देखा था, उसमें बड़े अच्छे ऑप्शन दे रखे थे, बिल्कुल आराम से तुक्का लग रहा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कम समय तक अस्तित्ववान एवं अस्थिर वायु जल प्रदूषक है? वायु या जल का प्रदूषक है, कौन सा है जो सबसे कम समय तक रहता है ना, वायुमंडल में जो कब से सबसे कम उम्र है जिसकी, वो कौन सा प्रदूषक है बताइए? स्मॉग यानी कि धूम्र कोहरा, या फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs, ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं, VOC इनको बोलते हैं, और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स POPs, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP, या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAH, बहुचक्रिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन PAH। तो इनमें से कौन सा है हमारा जो सबसे कम समय तक रहता है? तो ये है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ठीक है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है जो कि सबसे कम समय तक रहता है। ये बहुत जल्दी क्या होता है, देखो वाष्प का मतलब ही होता है भाप, भाप बनकर उड़ जाना, वो तुरंत की तुरंत ही उड़ जाता है, उसका अस्तित्व बहुत छोटा है, बहुत कम उम्र होती है इसकी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे पास 20 क्वेश्चन है, वैसे तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन मैंने 20 लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है वीडियो और बच्चे फिर देखते नहीं हैं। अगर आप लोग जुड़ेंगे, आप देखना पसंद करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही अच्छे आपके लिए मतलब फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, तभी मैं मेहनत कर पाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, वर्णमाला लेखन के संचार से स्पर्श रहित संस्कृति निम्न में से किस संस्कृति के रूप में ज्ञात है? वर्णमाला लेखन के संचार से ए कल्चर विच इज नॉट टच्ड बाई कम्युनिकेशन ऑफ अल्फाबेटिक राइटिंग इज नोन एज ए कल्चर ऑफ। वर्णमाला लेखन के संचार से स्पर्श रहित जो वर्णमाला लेखन जिसमें नहीं है, ऐसी कौन सी संस्कृति है, किस संस्कृति के रूप में ज्ञात है? साक्षरता, मुद्रण कला, अनन्यता, या प्राथमिक मौखिकता। तो बिल्कुल आपको इजीली ये क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल जो मौखिकता है वो किसी भी वर्णमाला का उसमें कोई यूज नहीं होता है। प्राइमरी ओरलिटी जो होती है, बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं ना तो वो किसी व्याकरण को नहीं समझते। आत्मनियंत्रित अधिगम क्रम के सही अनुक्रम की पहचान करनी है आपको। यहाँ पे देखो बड़ा लंबा दे रखा है, मतलब विकल्प देखने आपको इसके। तो आत्मनियंत्रित अधिगम क्रम के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। रणनीतियों एवं कार्यनीतियों का अधिनियमन, योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारण, और फोर्थ और फिफ्थ भी है, यहाँ पर देख लेते हैं। अधिगम, नियमन और कार्य विश्लेषण। तो यहाँ आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हम पहले ऑप्शन को ही लगा लेते हैं। हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, रणनीतियों एवं कार्यनीतियों का अधिनियमन करना है, ठीक है, अधिनियमन करना है, यानी कि उनका, मैंने इनकी इंग्लिश नहीं लिखी थी, यानी अधिनियमन यानी कि स्ट्रेटजी वगैरह बनानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा यही आएगा, यानी कि ए हमारा सबसे पहले आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद बी योजना बनाएंगे, ठीक है, और बिल्कुल सी फिर लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। फिर होगा अधिगम नियमन, यानी कि रेगुलर लर्निंग करेंगे, और फिर कार्य का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, किसका, टास्क का, जो भी हमने किया है। तो बिल्कुल इसका तो सीधा सीधा है ABCDE, ठीक है, यही इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सही होने वाला है। देख लेते हैं आगे, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगी, आप पढ़ लेना, मुझे लगता है ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते नहीं हैं लंबी क्लास में।
वैसे गलत बात है, अगर आप रुक कर के पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे भी नहीं। तो ये अच्छे से एक बार और क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि ISA अधिकांश ऐसे देशों के मध्य की गई संधि है जो आंशिक रूप में अथवा पूर्णतः स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि ये लोक विकास शायद ये थर्ड उसमें 9 यूनिट में है, और ये हमने पढ़ी भी थी बहुत अच्छे से, है ना। मैंने थ्योरी भी पढ़ाई थी कुछ यूनिट्स की, और जो भी यूनिट थ्योरी वाली है उनको तो मैंने पढ़ाई आई है, ठीक है। आई होप उतना काफ़ी था आपके लिए। मैंने यूनिट 10 थोड़ी सी छोड़ दी थी क्योंकि बच्चे देख नहीं रहे थे, इसलिए मैंने उसको वहीं पे स्किप कर दिया। क्योंकि बच्चे जब देखो देखते नहीं है ना, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर मेरा मेहनत करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, मैं क्यों करूँगी, है ना। तो टीचर की जो सफलता होती है वो डिपेंड करती है बच्चों के ऊपर। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर आपको ये क्लास रेगुलर आपके पेपर तक मिलती रहेंगी, और नहीं करेंगे तो फिर मैं कह भी नहीं सकती कुछ भी। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि अधिकांश ऐसे देशों के मध्य की गई। ये कौन से देश हैं कर्क रेखा से ऊपर के हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। ये हमारी पृथ्वी है, ये शायद गोल नहीं बनी है लेकिन कोई बात नहीं। ये हमारी क्या है, जो भूमध्य रेखा होती है वो है ये, है ना, जो बीच वाली होती है। और इसके ऊपर हमारा क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध होता है, ये तो सभी जानते होंगे। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे, ये मकर रेखा आती है और ये कर्क रेखा आती है, जो कि अरे तू क्यों आ जाता है, ये जो कि 23.5 डिग्री पर ये दोनों की दोनों क्या करती हैं, पृथ्वी पर को क्रॉस करती हैं। 23.5 डिग्री पर है ये दोनों की दोनों, ठीक है। ये कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, वो भी आप याद रख लेना है। जीके का क्वेश्चन है। वैसे जीके पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी मैं यूजीसी में फंसी हुई हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा। यहाँ पे विकल्प वगैरह कुछ नहीं छाटना, हमारा सीधा आंसर आना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, देखो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संधि हुई ना वो इन सभी देशों के बीच में हुई है। भारत और फ्रांस के, भारत का यानी कि 2015 में हुई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और फ्रांस के राष्ट्रपति थे उस टाइम पर। उन दोनों ने पहल की थी। बाकी इसमें लगभग मुझे अब तो करीब याद नहीं है, मैंने पढ़ाया था इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, थ्योरी पढ़ी थी हमने इसकी। इसमें 60 के समथिंग अप्रॉक्सीमेट मुझे ऐसा याद है, उतने लोगों ने कुछ भाग लिया था, प्लस माइनस में होंगे। तो इन देशों ने भाग लिया था, और ये किस किस के बीच में, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य में, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश हैं उन्होंने ये संधि की थी। चलते हैं नेक्स्ट। आपकी रुचि वाले चरों से इतर बाह्य चरों का सुव्यवस्थित निरसन निम्न में से किसमें प्राप्त किया जा सकता है। तो ये शोध का रिसर्च का क्वेश्चन है यूनिट 2 से। आपकी रुचि वाले चरों से इतर बाह्य चरों का सुव्यवस्थित निरसन निम्न में से किसमें प्राप्त किया जा सकता है। क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक शोध, और कोरिलेशनल रिसर्च सहसंबंधी शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रायोगिक शोध, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अनुदैर्ध्य शोध। तो इनमें से आपको क्या करना है, बताना है। ये थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं क्वेश्चन को, सीधा सीधा नहीं पूछते, वैसे शोध पढ़ लेने हैं सबको। तो आपकी रुचि वाले चरों से इतर बाह्य चरों का सुव्यवस्थित निरसन निम्न में से किस में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किया जा सकता है, यानी कि प्रायोगिक शोध में, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर आपको कुछ भी समझ में अभी नहीं आ रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होना। अगर आप पास करना चाहते हैं तो आप फॉर्म ज़रूर डालना, और बस किसी भी एक प्लेटफॉर्म से, चाहे मेरे साथ जुड़ना, चाहे किसी के भी साथ जुड़ना, किसी भी एक प्लेटफॉर्म में। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन का सहारा ज़रूर लेना, मैं कहती हूँ। क्योंकि खाली सेल्फ स्टडी और बुक पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, और बुक में से क्वेश्चन सीधे सीधे आजकल नहीं पूछे जाते, बड़े घुमा के फरा करके पूछते हैं। और हमारे साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपका पेपर निकल जाएगा। निम्नलिखित को बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित करना है भैया आपको। ये क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोनोटेशन।
तो डोमेस्टिक एनिमल दे रखे हैं यहाँ पर आपको, घरेलू पशु, एनिमल पशु, हॉर्स घोड़ा, बीस्ट ऑफ बर्डन यानी कि भार ढोने वाले पशु जैसे कि खच्चर वगैरह होते हैं, गधे वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। बढ़ते गुणार्थ के क्रम में, गुणार्थ यानी कि संख्या शायद पूछ रहा है ये, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका सही है, किसकी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये है पशु, सबसे पहले इसमें आएगा एनिमल यानी कि बी हमारा आएगा, और इसके बाद आएगा बी के बाद ए कौन सा है, घरेलू पशु, है ना, ए। और इसके बाद कौन सा है हमारा, भार ढोने वाले पशु ज़्यादा बढ़ रहे हैं और घोड़ा रह गए हैं कम, यानी कि डी और सी। ठीक है, पशु सबसे ज़्यादा हैं, पशु, फिर घरेलू पशु, फिर भार ढोने वाले पशु, और फिर क्यों कौन से हैं, घोड़ा हैं। तो बी ए डी सी, बी ए डी सी हमारा कौन सा ऑप्शन है, आगे देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, बी ए डी सी ये दे रखा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मेरा विश्वास है कि मैं इस कक्षा में अच्छा करूँगा, राम ने अपने भाई को बताया। एस ए टी के वाचिक शाब्दिक बाग 1 मिनट, ये बाग कहाँ से आ गया भाई, बाघ ही है ना, बाघ में मैंने पूर्ण अंक प्राप्त किए और मैंने सदैव अपने साहित्य विषय की कक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। राम निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रहा है। मेरा विश्वास है कि मैं इस कक्षा में अच्छा करूँगा, राम अपने भाई को ये बात बता रहा है, तो वो किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहा है, हाई सेल्फ एस्टीम यानी कि उच्च आत्मसम्मान, हाई लेवल्स ऑफ एम्पैथी यानी कि उच्च स्तरीय तदनुभूति, हाई सेल्फ एफिशिएंसी इन लिटरेचर साहित्य में उच्च स्वय क्षमता, लो सेल्फ एफिशिएंसी इन लिटरेचर साहित्य में निम्न लो, ठीक है, निम्न स्वय क्षमता। तो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है उच्च स्वय क्षमता यानी कि साहित्य में। ठीक है, एसएटी के वाचिक शाब्दिक भाग में मैंने पूर्ण अंक प्राप्त किए और मैंने सदैव अपने साहित्य विषय की कक्षाओं में, साहित्य की बात हो रही है यहाँ पर, और वो उच्च स्वय क्षमता को दिखा रहा है वहाँ पर। ठीक है, कि मैंने पहले भी इसमें ओरल और जो पेपर हुआ था उसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे, तो मैं इस कक्षा में बहुत अच्छा करूँगा, ऐसा वो बोल रहा है। तो साहित्य की बात हो रही है, बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनके ऑप्शंस को देखकर डर लगने लगता है। कोई नहीं, डरना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सकल पंजीकरण अनुपात GER एड जनसंख्या के किस आयु वर्ग के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या का मापन है। सकल पंजीकरण अनुपात एड जनसंख्या के किस आयु वर्ग के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या का मापन है। जो बच्चे हायर एजुकेशन में हैं, जो बच्चे हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनमें पूछ रहा है कि जो जनसंख्या है सकल पंजीकरण अनुपात में किस साल से किस साल तक के बच्चे उसमें शामिल किए गए हैं। तो 18 से 24 वर्ष या फिर 19 से 25 वर्ष तक, 18 से 23 साल तक के बच्चे, या फिर 17 से 23 साल तक के बच्चे। तो कौन से बच्चे हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, सी, 18 से 23 साल तक के बच्चों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या का जो मापन है उसमें 18 से 23 साल के बच्चों को रखा गया है। तो ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, वैसे इसमें है, लेकिन अभी हम 20 पढ़ेंगे। आई होप आपके लिए लॉन्ग ना हो। देखो, आप रुक करके पढ़ें, कम से कम डेली, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम आप अगर 8 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं तो उसमें से 2 घंटे या 3 घंटे फर्स्ट पेपर को ज़रूर देना। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट तो हम कहीं ना कहीं और भी पढ़ ही चुके होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट पेपर ऐसा है, इसको हम कभी पढ़ते नहीं हैं, तो इसमें कुछ यूनिट तो बिल्कुल न्यू होती हैं हर बच्चे के लिए, तो आप इसको ज़रूर पढ़ना। वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने भी एक ही बार में पेपर निकाला है। मैं भी TGT PGT की तैयारी कर रही थी, लेकिन TGT का पेपर तो हुआ नहीं, तो बस मैंने बीच में नेट दे दिया और क्लियर हो गया एक ही बार में TGT की तैयारी करते करते ही। लेकिन आप तैयारी करें तो बिल्कुल एकदम धांसू तैयारी करें।
ठीक है, अच्छी एकदम सॉलिड वाली। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, वहाँ पे आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।